नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी पे। दोस्तों, हमने एक वीडियो शुरू किया था जिसका नाम था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। उसी का यह 5वां वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे है। इस वीडियो से आपका 2 क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं वो क्या है, लैंड डिग्रेडेशन और द कंजर्वेशन ऑफ लैंड। इसको बहुत बढ़िया से जानेंगे कि आखिर ये दोनों टॉपिक है क्या और आपके एग्जाम के लिए ये कैसे इम्पोर्टेंट बनता है। तो चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि दुनिया में बहुत टाइप के रिसोर्स हैं और उस रिसोर्स में सबसे इम्पोर्टेंट कोई है तो वो लैंड है, खुद ज़मीन है। क्योंकि हमारा जितना एक्टिविटी है वो सब किस पे हो रहा है, लैंड पे ही हो रहा है, ज़मीन पे ही हो रहा है। हम लोग इसी पे टिके हुए हैं। हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी इसी ज़मीन पे ही चल रहा है और पेड़ पौधों को सपोर्ट भी ये ज़मीन ही दे रहा है। अगर ये लैंड ना हो तो हमारा वजूद नहीं टिक बचेगा इस वर्ल्ड में। पर काफ़ी सालों से क्या देखा जा रहा है कि जो ज़मीन, जो लैंड है, उसका ऊपर का जो लेयर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। मतलब इंसान को तो आप जानते ही हैं, हम लोग फ्री रिसोर्स को फ्री समझकर इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं कि जो नेचर ने काफ़ी लंबे टाइम तक उसको बनाया और उसको हम काफ़ी छोटे टाइम में ही ख़त्म कर दे रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ हो रहा है और बहुत सारी आपदाएं आ रही है। तो आज का हमारा टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन, कि कैसे जो लैंड है, ज़मीन है, वो धीरे धीरे पतला हो रहा है, ऊपर का लेयर हट रहा है। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। तो पहले ये आप देखिए, डिग्रेडेड लैंड 130 मिलियन हेक्टेयर। हमारे इंडिया में अभी तक 130 मिलियन हेक्टेयर जो ज़मीन था वो समाप्त हो चुका है। अब कैसे समाप्त हुआ है, इसके बहुत सारे रीजन हैं। तो आपको पहला पॉइंट तो ये लिखना है कि हमारे बहुत ज़्यादा यूज करने के कारण 130 मिलियन हेक्टेयर जो ज़मीन है जिस पे खेती हो रहा था, जिस पे पेड़ पौधे थे, अब वो समाप्त हो चुके हैं। और उसके बाद 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कंट्री में अगर 33% यानी 1/3 अगर पेड़ पौधा ना हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन का कमी पड़ने लगता है। ठीक है, और वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। इसीलिए जितना एरिया हो उसका 1/3 क्या होना चाहिए, पेड़ पौधे लगे होने चाहिए। पर हमारे इंडिया में 23% है। अभी भी हमें बहुत आगे का सफ़र तय करना है। और पहले ये 50% के ऊपर हुआ करता था, पर हम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए कितने सारे पेड़ पौधों को काट कर घर बना लिया, बहुत सारे जानवरों को इससे ख़त्म होना पड़ा, बहुत फैक्ट्री लगा दिए, डैम बनाए, रोड बनाए। अब ये सब किसके बल पे हुआ, हम लोगों ने पेड़ पौधे को काट के ही इसको कम किया। तो याद रखिएगा कि हम लोग डेवलपमेंट के नाम पे कितने % पौधों को ख़त्म कर चुके हैं, 28% फॉरेस्ट को ख़त्म कर चुके हैं। और 28% फॉरेस्ट को ख़त्म करने के कारण ही कितने सारे स्पेसीज इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं। जो आप सुनते होंगे रेड डाटा बुक, बहुत सारे प्रजाति इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए क्योंकि उनका घर था जंगल और जंगल को हमने डेवलपमेंट के नाम पे तहस नहस कर दिया। और यहाँ देखिए 56% वाटर इरोडेड सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हमारे कारण, हमारे डैम बनाने के कारण, कैनल्स निकालने के कारण, बहुत सारे हमने डेवलपमेंट के नाम पे उस भूमि को जल से क्या कर दिया, पानी से भर कर रख दिया, जो कि अब ना तो वहाँ पेड़ पौधा उग सकता है, ना तो वहाँ कल्टीवेशन हो सकता है। मतलब वो ज़मीन बेकार हो गया, पानी में हम लोगों ने उसे डुबो दिया। तो याद रखिएगा ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, माइनिंग साइट्स आर एबैंडन। देखिए कैसे हम लोग सर्वनाश करते हैं इस अपने ज़मीन का लेयर का, लैंड का टॉप लेयर को हम लोग कैसे बर्बाद करते हैं। आपको पता होगा कि मिनरल्स निकाला जाता है, मिनरल्स निकाला जाता है ज़मीन को खोद कर। ठीक है, ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कोयल हुआ, आयरन हुआ, अल्मुनियम हुआ। तो निकालने के बाद क्या होता है, उसको उसी तरह बहुत सारे जगह पे छोड़ दिया जाता है, जिससे ऊपर का जो लेयर होता है वो नीचे धंस जाता है। और धंसने के कारण क्या होता है, जो पहले मिट्टी बहुत ऊपर तक था वो बहुत अब वो क्या होता है, बहुत नीचे चला जाता है। और इससे क्या होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे नीचे दब जाते हैं, वो इलाका रहने वाला नहीं होता और वहाँ पे जितने भी जानवर हैं उसको मरना पड़ता है। तो याद रखिएगा कि जितने मिनरल हम निकाल रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर, मिनरल तो निकाल रहे हैं,
पर प्रॉपर उसको फिर से फिल नहीं करते हैं, उसको उसी तरह वो होल बनाकर, गड्ढा बनाकर उसको उसी तरह छोड़ दिया जाता है, जिससे मिट्टी नुकसान होता है, उसका लेयर ख़त्म होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्कलिनिटी। देखिए, कोई भी जो ज़मीन है वो तभी टिका रहेगा जब उस पर पेड़ पौधे होंगे या तो घास होंगे, क्योंकि पेड़ पौधे हो या घास हो, उसके जो जड़ होते हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, कठोरता प्रदान करते हैं, हार्ड बनाते हैं मिट्टी को। पर कभी भी अगर पेड़ पौधा को समाप्त कर दिया जाए या वहाँ पे बहुत सारे जानवर को छोड़ दिया जाए चरने के लिए, तो फिर क्या होगा, वहाँ पेड़ पौधा नहीं बचेगा, कोई घास नहीं बचेगा, तो फिर मिट्टी क्या होगा, ढीला हो जाएगा। और मिट्टी जैसे ही कमज़ोर होगा, बारिश और हवा उसे क्या करेंगे, उसके लेयर को पतला करते चले जाएंगे और वो मिट्टी पानी के साथ बह के नालों से समुद्र में चला जाएगा और वो मिट्टी कम हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, 1-2 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में हज़ारों साल लगते हैं, और हज़ारों साल लगते हैं मिट्टी बनने में, और हमारे कारण 100 गुना ज़्यादा रफ्तार से ये मिट्टी खत्म भी हो रहा है। ठीक है, तो ये सब आपको पॉइंट लिखने हैं। जैसे मैंने भी क्या बताया, इरिगेशन। अब क्या है कि खेतों में बहुत ज़्यादा पानी आजकल डाला जा रहा है। पहले जो किसान थे हमारे इंडिया का, मानसून पे डिपेंड रहते थे, 3 महीने बारिश होता था और बाकी दिन बारिश नहीं होता था, तो मिट्टी बचा रहता था। अब क्या हुआ, पंप सेट, कैनल्स लग जाने के कारण उन्हें सालों भर वाटर फैसिलिटी मिल रहा है, और वाटर फैसिलिटी मिलने के कारण वो बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं भूमि को। और आपको पता है कि बहुत सारे उस वाटर में सॉल्ट मिला होता है, नमक होता है, जो कि जैसे ही ज़मीन में जाता है तो वो ज़मीन क्या हो जाता है, उपजाऊ नहीं बचता, वो धीरे धीरे अपना शक्ति खो देता है, प्रोडक्टिविटी का। और वो मिट्टी क्या होता है, सॉल्ट के मिलने के कारण नमकीन हो जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, ख़त्म होना शुरू करता है। ठीक है, ये भी याद आप रखिएगा। उसके बाद मिनरल्स प्रोसेसिंग लाइक सीमेंट इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। जहाँ जहाँ पे सीमेंट का कारखाना है या आपका चूना का जो भी कारखाना है, वहाँ का जितना अगल बगल का एरिया होगा, वहाँ का मिट्टी सबसे ज़्यादा ख़राब आपको मिलेगा। वहाँ पर खेती लायक ज़मीन भी आपको नहीं मिलेगा। जैसे सपोज अगर आपके घर कहीं पे बहुत ज़्यादा खेती वाला ज़मीन है, अगर वहाँ पर एक भी सीमेंट कारखाना खोल दिया गया, तो सीमेंट बनाने के लिए क्या लगता है, सीमेंट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल का ज़रूरत है, वो है चूना और बहुत सारे मिनरल्स। और यही सब क्या करते हैं, जब सीमेंट बनाया जाता है तो ये धूल बन के उड़ते हैं, और जितने भी खेती वाले ज़मीन है, कल्टीवेटेड लैंड है, उस पर ये मिल के उसको क्या करते हैं, आपको पता होगा, छोटे छोटे छेद होते हैं, होल्स होते हैं ज़मीन में, और उससे क्या होता है, अंडरग्राउंड पानी जाता है और जड़ पानी उसको निकालता है। और उसी ये जो सीमेंट का जो डस्ट है वो जाकर मिट्टी में मिलकर उस होल को भर देता है, और होल को जैसे ही भरता है मिट्टी में पानी नहीं मिलता, और मिट्टी में पानी नहीं मिलने के कारण बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। पहला कि वो खेती लायक नहीं रहता, और दूसरा उसके जो पेड़ पौधे उस पर जो लगे होते हैं उसको पानी मिलना बंद हो जाता है, वो ज़मीन बंजर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और मिट्टी हमारे कोई काम के नहीं रहता। ये कारण है जो आपको याद रखने हैं हर समय। और दूसरा क्वेश्चन आपका बार बार ये आता है कि हमें तो पता है कि मिट्टी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है हमारे कारण, तो क्या कोई ऐसे उपाय हैं कि उनको बचाया जा सके? तो हाँ, अगर हम कुछ कुछ काम करना स्टार्ट किए उसे बचाने के लिए, तो अभी भी संभाला जा सकता है। देखिए, हमने डेवलपमेंट के नाम पे बहुत तहस नहस कर दिए हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड का जो इलाका है वो माउंटेन इलाका है, उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे थे। हम लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारे रोड बनाने के लिए पेड़ पौधों को जो काट दिया, रेल नेटवर्क बिछाने के लिए बहुत सारे पहाड़ थे, उसमें गुफा बनाया, टनल बनाया, जिससे क्या हुआ, वो जो पहाड़ थे वो कमज़ोर पड़ गए, और कमज़ोर पड़ने के कारण उनके ऊपर ग्लेशियर रहते हैं, और ग्लेशियर का प्रेशर नहीं झेल पाने के कारण आप देखिएगा उत्तराखंड में बार बार ग्लेशियर बहता है और बहुत सारे गाँव को अपने साथ बहा ले जाता है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं। ठीक है, मिट्टी के साथ हम खिलवाड़ करते हैं। तो अब जानेंगे हम लोग कि क्या वो उपाय है जिससे हम मिट्टी को बचाए रख सकते हैं बहुत ज़्यादा दिनों तक। तो पहला, एफोरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड। जितना हो सके खाली ज़मीन में पेड़ पौधे लगाइए। आप पेड़ पौधे लगाएंगे तो उसके जड़ मिट्टी को बांध के रखेंगे, और बारिश और हवा उस मिट्टी को अपने साथ उड़ा नहीं पाएगा। और जितना ज़्यादा हो सके घास वाले ज़मीन जो है, ठीक है,
उस पर ज़्यादा जानवर को छोड़ना नहीं चाहिए चरने के लिए, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग जहाँ पर होगा वो मिट्टी ढीला पड़ जाएगा। तो देखिए इसको बचाएंगे कैसे। अगर मान लीजिए 100 एकड़ का कहीं ज़मीन है और इस पर बहुत सारे घास है, ठीक है, और तो सभी पे जानवर को जाने नहीं देंगे, 1-2 एकड़ को जानवर को चरने देंगे, ठीक है, उसको खाने देंगे और बाकी उसको बचा कर रखेंगे। फिर जब वो एरिया ख़त्म होगा तो उस जानवर को दूसरे ज़मीन में जाने देंगे, तब तक वो बढ़ेगा। पर हम लोग क्या करते हैं, पूरा जो ज़मीन है जिस पे घास है जानवर को छोड़ देते हैं और वो क्या करता है, पूरा खाकर उसको ख़त्म कर देता है। और जैसे ही ख़त्म होता है वो मिट्टी क्या होता है, हवा और पानी उसको अपने साथ बहाकर ले जाता है। तो याद रखिएगा ओवर ग्रेजिंग नहीं होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने होंगे हमें। और दूसरा कैसे बचा सकते हैं, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। आप देखिएगा नदी के किनारे बहुत नदी के किनारे जितने मिट्टी होते हैं पानी में दह के चले जाते हैं और उससे क्या होता है, मिट्टी कटाव होता है। नदी के सामने गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी या कोई भी बड़ा बड़ा जो नदी है उसके जो धारा होते हैं वो मिट्टी को कमज़ोर करके अपने साथ बहा लेके जाते हैं। तो मिट्टी को जब भी बहाएंगे तो क्या होगा, मिट्टी कम होगा, ठीक है, उसका लेयर कम पड़ जाएगा। तो इसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, एक बेल्ट बनाना चाहिए। नदी के दोनों किनारे आप पौधे को लगा दीजिए। पौधे क्या करेगा, उस मिट्टी को बचा कर रखेगा, उस मिट्टी को कटने से बचाएगा। नदी कितना भी प्रेशर क्यों ना लगा दे, अगर पौधा दोनों तरफ से पेड़ लगा हुआ है तो मिट्टी बह नहीं सकता। इस बात को याद रखिएगा। तो अगर मिट्टी बचाना है तो नदी के दोनों तरफ पेड़ लगा सकते हैं। और ये बाढ़ में भी बहुत काम आता है। अगर कहीं बाढ़ आया हुआ है, बाढ़ बहुत बार आता है, तो वहाँ पर अगर पौधे हैं तो ज़्यादा मिट्टी को अपने साथ बहाकर नहीं ले जा सकता, ये याद रखिएगा। तीसरा, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। मतलब जितने भी जानवर हैं उसको ज़्यादा मतलब पूरे ज़मीन पे नहीं छोड़ सकते हम। सिस्टम तरीके से चलना हो, सिस्टमेटिक तरीके से। एक जगह खाने देंगे तो बाकी जगह को बढ़ने देंगे वहाँ पे घासों को, पर जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, ठीक है। उसके बाद थ्रोनी बसेस टू स्टेबलाइज सैंड डंस। याद रखिएगा जहाँ पे सीमेंट का फैक्ट्री है और जहाँ पे बहुत सारे बालू है, जैसे डेजर्ट, थार, रेगिस्तान दिन पर दिन बढ़ रहा है। उसका कारण ये है कि आसपास के इलाकों में पेड़ नहीं है, पौधे नहीं है। अगर रहते तो वैसे रेगिस्तान फैलता नहीं। तो अगर डेजर्ट बनाना है तो पेड़ को काटिए, अगर रेगिस्तान को कम करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटी। और काफ़ी हद तक हमें अपने एक्टिविटी पे लगाम लगाना होगा। जैसे हम लोग हर जगह मिट्टी को खुदाई करते रहते हैं कि कुछ मिनरल्स मिल जाए, और कहीं अगर मिल गया तो अंधाधुंध उसमें और मशीन लगाकर उसको खोखला करते चले जाते हैं। और ये बहुत गलत तरीका है। अगर आप खोखला उसे कर रहे हैं तो निकालने के बाद उसको फिर से फिल करिए, बालू से या कोई भी चीज़ से उसको फिर से भर दीजिए, नहीं तो क्या होगा, मिट्टी फिर से दब जाएगा नीचे। तो हमें अपने लालच को कम करना होगा, तभी मिट्टी बचेगा। तो दोस्तों ये मुझे लग रहा है कि अब दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो चुका है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं चाहूँगा कि आप दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और आपको जो भी वीडियो चाहिए कमेंट ज़रूर करें, उसी पे वीडियो बनाकर आपको मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। धन्यवाद।